जैन साथियों, आज हम जनरल साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों डेली मॉर्निंग में आप अपना टारगेट फिक्स करिए कि आज हमें इतना पढ़ना है और सारा दिन उस पर फोकस करिए। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप अगर डेली करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, आप हर एग्जाम फाइट करने लगेंगे। ठीक है दोस्तों, और आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपको नियम तरीके और फार्मूले याद होंगे, इसलिए आपको निरंतर अभ्यास करते रहना है। ठीक है दोस्तों, पूरा सिलेबस 3-4 बार पढ़ना है हर एग्जाम देने से पहले। इसीलिए हम कहते हैं कर दिखाओ कुछ ऐसा जो सब करना चाहें आप जैसा। अब देखिए, पहला क्वेश्चन है, पैंक्रियाज की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती हैं क्या कहलाती हैं? तो आइलेट्स ऑफ लैंगर हैंस कहलाती हैं, ध्यान रखना। इन्हीं को बोला जाता है लैंगर हैंस बीटा कोशिकाएं बोला जाता है इन्हीं को। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। मानव शरीर के किस अंग से इंसुलिन का स्राव होता है? तो अग्न्याशय, अग्न्याशय से इंसुलिन का स्राव होता है। दोस्तों, जब इंसुलिन का बनना या इंसुलिन कम हो जाता है तो मनुष्य के शरीर में डायबिटीज या इसी को बोलते हैं शुगर या मधुमेह बीमारी हो जाती है। ठीक है, इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो मधुमेह, डायबिटीज या शुगर इसको बोलते हैं। ठीक है, अगला है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो लीवर होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर, इसी को यकृत बोला जाता है, इसी को जिगर बोला जाता है। ध्यान रखना, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर, इसी को यकृत या जिगर बोला जाता है। अगला है, थाइमस ग्रंथि जिस हार्मोन्स को पैदा करती है उसे क्या कहते हैं? तो थाइमोसिन बोलते हैं, थाइमोसिन बोलते हैं उसको दोस्तों, ध्यान रखना, थाइमोसिन बोलते हैं। अगला है, सेगमोइड कोलन किसका भाग है? तो ये है बड़ी आंत का, ध्यान रखना। सेगमोइड कोलन किसका भाग है? बड़ी आंत का। ठीक है, अगला है, एकिडाना, कंगारू, स्याही तथा व्हेल में से कौन सा जीव अंडे देता है और प्रत्यक्ष बच्चे पैदा नहीं करता? तो एकिडाना, ध्यान रखना। कौन सा जीव है? एकिडाना, जो अंडे देता है, ठीक है, और प्रत्यक्ष बच्चे पैदा नहीं करता। जेलीफिश, लोबस्टर, सालमन तथा व्हेल कौन सी मछली है? तो सालमन मछली है दोस्तों, ध्यान रखना। जेलीफिश मत कर देना जो लिखा है इसमें, फिर ध्यान रखना, ये मछली नहीं है, तो सालमन मछली है। बाज, कछुआ, चीता, हाथी में से कौन सर्वाधिक दीर्घायु? तो कछुआ सर्वाधिक दीर्घायु वाला होता है, ध्यान रखना, कछुआ सबसे अधिक दीर्घायु वाला होता है। मीठे पानी की एक स्वस्थ मछली को खारे पानी में रखा जाए तो उसके संभावित परिणाम क्या होंगे? तो मछली निर्जलीकृत होकर मर जाएगी। अगर मीठे पानी में जो मछली रहती है उसको अगर खारी पानी में रख दिया जाए तो क्या होगा? मछली निर्जलीकृत होकर मर जाएगी। अगला है, अश्रु ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो नेत्र गुहा में स्थित होती है, ध्यान रखना। अश्रु ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? नेत्र गुहा में स्थित होती है। ठीक है, अगला है, 0 केल्विन किसके बराबर होता है? तो दोस्तों -273 सेल्सियस के बराबर होता है, ध्यान रखना। 0 केल्विन का मान किसके बराबर होता है? -273। इसको परम ताप भी बोलते हैं, -273 को, ध्यान रखना, परम शून्य ताप भी बोलते हैं -273 सेल्सियस को, ध्यान रखना। अगर जैसे ये लिखा तुम्हारा केल्विन लिखा है, केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए 273 घटा देते हैं तो आ जाएगा। अगर सेल्सियस से केल्विन बदलना है तो 273 जोड़ देंगे तो केल्विन में आ जाएगा सेल्सियस से। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। परम शून्य को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? वह तापमान जिस पर सब आणविक गति बंद हो जाती है, वह तापमान जिस पर सब आणविक गति बंद हो जाती है वह परम शून्य ताप कहलाता है। अगला है, बुरादे से ढकी हुई बर्फ जल्दी से क्यों नहीं पिघलती है? बुरादा ऊष्मा का कुचालक होता है, तो बुरादा ऊष्मा का कुचालक होने के कारण, ध्यान रखना, बर्फ नहीं पिघलती, क्योंकि अंदर की ऊष्मा अंदर ही रहती है और बाहर की हवा जो होती है, बाहर की ऊष्मा अंदर नहीं आ पाती, इसके कारण वो पिघलती नहीं है, ध्यान रखना। तो जो हवा और जो ये बुरादा ऊष्मा का कुचालक होता है, ध्यान रखना। अगला है, पर्वतीय क्षेत्रों में जल का क्वथनांक क्या होगा? तो दोस्तों पर्वतीय क्षेत्रों में जल का क्वथनांक क्या होगा? जितना समुद्र तल पर होता है उससे कम होता है, ध्यान रखना। पर्वतीय क्षेत्रों में जल का क्वथनांक पूछा जाए तो जितना समुद्र तल पर होता है उससे कम होता है, ध्यान रखना। ठीक है, अगला है, सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। सूर्य की
फोटोग्राफी करने के लिए स्पेक्ट्रोहीलोग्राफी का प्रयोग किया जाता है, अंदर का ध्यान रखना। अगला है रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः किस शीतलक कूलेंट का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेनॉन का किया जाता है, ध्यान रखना, फ्रेऑन। रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः किस शीतलक कूलेंट का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेऑन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है साथियों। अगला है दूर से चमकते पिंड के तापमान को किस यंत्र से निर्धारित करते हैं? तो पायरोमीटर से, ध्यान रखना। उच्च ताप मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। दूर से चमकते पिंड के तापमान को किस यंत्र से निर्धारित किया जाता है? तो पायरोमीटर से, ध्यान रखना। और पायरोमीटर का उपयोग उच्च ताप मापने में किया जाता है क्योंकि सूर्य का ताप उच्च होता है। ठीक है। अगला है चालन, संवहन, विकिरण तथा चालन और संवहन दोनों में से किस प्रक्रिया में अणुओं की वास्तविक गति के माध्यम से उच्च तापमान से निम्न तापमान को ऊष्मा का संचरण होता है? तो ऊष्मा का संचरण संवहन द्वारा होता है, संवहन द्वारा, ध्यान रखना। अगला है ऊर्जा सूर्य से पृथ्वी की ओर किस प्रकार यात्रा करती है? तो विकिरण विधि द्वारा। जो सूर्य की ऊर्जा आती है पृथ्वी पर वो विकिरण विधि द्वारा आती है। ठीक है दोस्तों, ऐसे किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो सूर्य की ऊर्जा जो पृथ्वी तक पहुंचती है किस विधि द्वारा? तो विकिरण विधि द्वारा, ध्यान रखना। अगला है कमरे के ताप पर कौन सी धातु तरल अवस्था में बनी रहती है? तो पारद बनी रहती है दोस्तों। कमरे के ताप पर कौन सी धातु तरल अवस्था में बनी रहती है? वो है पारा। इसका प्रतीक होता है Hg, इसी को वो पारद बोला जाता है। ठीक है दोस्तों। कमरे के ताप पर कौन सी धातु तरल अवस्था यानी कि तरल द्रव अवस्था में रहती है? तो पारद यानी कि पारा। ठीक है साथियों। अगला है सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? तो दोस्तों पूछा जाता है सूर्य उगते और डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? तो यह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है। तो देखिए दोस्तों, लाल रंग को छोड़कर अन्य सभी रंग प्रकीर्णित हो जाते हैं, ध्यान रखना। लाल रंग को छोड़कर अन्य सभी रंग क्या होते हैं? प्रकीर्णित हो जाते हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण सूर्य उगते और डूबते समय लाल दिखाई देता है, ध्यान रखना। सभी रंग प्रकीर्णित हो जाते हैं लेकिन लाल रंग को छोड़कर लाल नहीं होता। तारे का वर्ण किसके सूचक है? यानी कि तारे का ताप किसका? ताप का सूचक है, तापमान का, ध्यान रखना। तारे का वर्ण किसका सूचक है? तापमान का है। या ताप दिया होगा या तो तापमान का, ध्यान रखना। तारे का वर्ण किसका सूचक है? तापमान या तो ताप का। पानी में से पैदा होने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रिया के कारण होती है? पानी में से पैदा होने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रिया के कारण होती है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ऐसा होता है, ध्यान रखना। हीरे का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। ठीक है। और कांच में दरार जो चमकती है वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। ठीक है दोस्तों। तो प्रकाश के संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ऐसा होता है। अगला है प्रकाश की दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना जब एक माध्यम से अन्य माध्यम में गुजरता है तो वह क्या कहलाती है? अपवर्तन कहलाती है। जब, ध्यान रखना, प्रकाश की दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम या अन्य माध्यम में होकर गुजरता है या प्रवेश करती है तो उसे अपवर्तन क्रिया कहलाती है। ठीक है दोस्तों। यदि दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।